साथियों नमस्कार। साध्य एकेडमी टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो पेपर हैं पुराने और रीट के कुछ पुराने क्वेश्चन हैं, उनके माध्यम से हम बाल विकास पेडागोजी के कुछ सिद्धांतों को समझेंगे। साथियों, मैं आपको यहाँ बता दूँ, पिछले वीडियो में हम बाल विकास पेडागोजी से संबंधित जिन जिन क्वेश्चनों के माध्यम से हम सिद्धांतों को समझ रहे हैं, उसी की आगे कड़ी में आज हम जो केंद्रीय विद्यालय के पुराने जो कुछ प्रश्न हैं, उनसे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से सिद्धांतों से जुड़ी हुई चीज़ें जो हमारी परीक्षा में कठिनाई स्तर का एक महत्वपूर्ण वो बनाती हैं। तो इस वजह से आज हमने 2016 का केंद्रीय विद्यालय का एक पेपर उठाया है और उस पेपर के क्वेश्चनों के माध्यम से हम उनका थ्योरी जो है हमारी, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनका हम विश्लेषण करेंगे। तो जैसे ही हम उन क्वेश्चनों को एक एक ऑप्शन के माध्यम से जो हम विश्लेषण करते हैं, तो इससे हमें ये अनुमान विकसित होता है कि हमारे पेपर में, हमारी परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं साथियों, यदि आप किसी भी पुराने पेपर का अभ्यास करते हैं, उसे हल करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप उस थ्योरी को, उस सिद्धांत को, उस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें, क्योंकि हर बोर्ड कहीं ना कहीं पुराने पेपरों के माध्यम से अपने उन पेडागोजिकल या जो टॉपिक हैं हमारे, उन्हें हम किस तरीके से समझें। और यहाँ एक पेपर हमें एक परीक्षा में आने वाले सिलेबस के बारे में कुछ न कुछ हमें जानकारी जरूर देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पुराने जो क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन की कठिनाई स्तर क्या है और किस स्तर का पेपर आ सकता है, और उस कठिनाई स्तर के क्वेश्चन से हमारी जो है एक अभ्यास और उसे समझने की एक तारतम्यता, उसका एक क्रम और उसकी सतत प्रक्रिया हमारी जुड़ी रहती हैं। तो साथियों, आज हम शुरुआत करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का 2016 का कुछ प्रश्नों से, जो उसमें आए हुए थे, उनका क्या लेवल है, और उनके एक एक ऑप्शन को हम विश्लेषण करेंगे और उनसे समझेंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है, किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है, इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ताराबाई मोडेक, दूसरा ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले, तीसरा ऑप्शन है गीजूबाई वाघेला, चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट। तो साथियों, यहाँ क्वेश्चन को समझें और उसका सही उत्तर का चयन करें। तो मैं समझता हूँ कि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और इसमें से कोई ना कोई, क्योंकि ये हमारी शिक्षा की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं भारत में किस तरीके से शिक्षा का विकास हुआ, इस शिक्षा के विकास में किसने अपना योगदान दिया और किसकी शिक्षा के आधारों को हमने अपने शैक्षिक विकास में प्रयोग किया। तो इस तरीके के ये सवाल है और ये केंद्रीय विद्यालय 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस पर हम विचार करते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह गीजूबाई वाघेला। तो मैं यहाँ आपको एक बार बता दूं, इसका जो सही आंसर है गीजूबाई वाघेला। साथियों, भारत में जो शिक्षा का विकास हुआ वो इटली की मारिया मॉन्टेसरी के आधार पर गीजूबाई वाघेला ने भारत में शिक्षा की प्रक्रिया संचालित की थी। तो साथियों, बाल विकास के इस क्षेत्र में इटली की जो मारिया मॉन्टेसरी जिसने एक विधि भी दी, मारिया मॉन्टेसरी विधि के नाम से भी जानी जाती है, जो बालकों की एक प्रकृतिवादी विधि के आधार पर कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के विकास की शिक्षा पर बल देती है, उसी के क्षेत्र को भारत में उस विधि पर आधारित गीजूबाई वाघेला ने इस भारतीय शिक्षा में एक योगदान दिया। तो यहाँ साथियों कुछ और ऑप्शन भी हैं, जैसे एक ऑप्शन है ताराबाई मोडेक।
तो साथियों, ताराबाई मोडक ने भारत में बाल विकास का प्रारंभ किया था, यानी बाल विकास के जो विद्यालय थे उन पर सबसे पहले कार्य किया था। बाल विकास आंदोलन की अगर शुरुआत भारत में होती है तो वो ताराबाई मोडक के योगदान से होती है। इन्होंने भारत में बाल विकास आंदोलन प्रारंभ किया। जिस तरीके से मारिया मॉन्टेसरी की विधि के आधार पर गिजुभाई वाघेला ने भारत में मॉन्टेसरी विधि का जो प्रचलन किया था, उसी आधार पर ताराबाई मोडक ने एक जो अमेरिका के थे उनका नाम था स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने विश्व में सबसे पहले बाल आंदोलन शुरू किया था। बाल आंदोलन, बाल गृह, बाल आंदोलन एवं बाल गृह का विकास विश्व में सबसे पहले अमेरिका के स्टैनली हॉल ने शुरू किया था। उसी के आधार पर भारत में बाल आंदोलन या बाल विकास के क्षेत्र में सबसे पहले जो आंदोलन किया था, बाल विद्यालय जो शुरू किए थे, वो ताराबाई मोडक ने शुरू किए थे। साथियों, एक नाम और है सावित्रीबाई फुले। जो कि ज्योतिबा फुले जी की पत्नी, इन्होंने भारत में सबसे पहले बालिका विद्यालय प्रारंभ किए थे। सावित्रीबाई फुले जी ने भारत में सबसे पहले बालिका विद्यालय प्रारंभ किए थे और इन्होंने बालिका विद्यालय सबसे पहले पूना में खोला था और भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक के नाम से भी जानी जाती हैं। ये चीज ध्यान रखें, परीक्षा उपयोगी हो सकता है कि भारत में अगर कोई महिला शिक्षक के नाम से सबसे पहले जानी जाती है तो सावित्रीबाई फुले जानी जाती है, प्रथम महिला शिक्षक। एनी बेसेंट के बारे में आप जानते हैं कि भारत की प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही, तो इसलिए यहाँ पर जो चार जो ऑप्शन है क्वेश्चन के, यही हमारे पुराने क्वेश्चनों का विश्लेषण है और इनसे हमें बहुत कुछ एक आने वाली परीक्षा के लिए हमारे अनुमान विकसित होंगे और यही होता है। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि हम पुराने क्वेश्चनों को क्यों करते हैं। पुराने क्वेश्चन हमें आने वाली परीक्षा के लिए एक आधार देते हैं, हमें एक सही दिशा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और उनमें मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उसमें जो चार ऑप्शन है उनका भी कहीं ना कहीं एक भूमिका हो सकती है। तो ये गलती न करें कि जो भी क्वेश्चन में जो चार ऑप्शन होते हैं वो भी हमारी परीक्षा के कहीं ना कहीं हिस्सा हो सकते हैं। माना कि किसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन उत्तर होता है, लेकिन उसमें जो तीन ऑप्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे उस कहीं सिद्धांत से या उस आगे की प्रक्रिया से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो आगे की क्रियाओं में इसी तरीके का आपका जो विश्लेषण है वो आपकी परीक्षा के लिए एक पेपर अगर सही तथ्यों के आधार पर विश्लेषण के साथ कर लिया जाए तो हमें बहुत कुछ हमें पढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दे सकता है। तो साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, महाधिपत्र, अभिलेख प्रस्तुत किया था? साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है हंटर आयोग, दूसरा ऑप्शन है सार्जेंट आयोग, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स वुड और चौथा ऑप्शन है मैकाले। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आप क्वेश्चन के माध्यम से ये हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा है और उसमें हमें पुराने पेपरों में ये भी देखने को मिला है कि भारतीय जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्वतंत्रता से पहले की बातें भी हमें क्वेश्चन देखने को मिले और स्वतंत्रता के बाद भी हमें भारतीय शिक्षा की जो व्यवस्था से जुड़े हुए मिले। तो ये उन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन और इसमें हम बहुत कुछ समझेंगे, विश्लेषण करेंगे और ये हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि इनसे हमें कौन से टॉपिकों को पढ़ना चाहिए। तो बहुत ही स्मार्ट लर्निंग का विषय हो जाता है अगर हम किसी भी पेपर को अगर सही विश्लेषण के साथ उसका अध्ययन कर लें। तो साथियों, इसके चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शनों में तो मुझे लगता है कि आपने सही आंसर का चयन कर लिया होगा।
परंतु मैं आपको यहाँ बता दूं इसका सही आंसर है चार्ल्स वुड। अब चार्ल्स वुड के बारे में एक बार थोड़ा जान लिया जाए, क्योंकि ये चार्ल्स वुड आपको पता है कि उस समय एक लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर थे, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ये भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए इन्हें जिम्मेदारी दी गई, और इन्होंने जो एक महाधिपत्र यानी कि जो एक अभिलेख जो प्रस्तुत किया था भारतीय शिक्षा के विकास के लिए, उसे हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा या शिक्षा का महाधिपत्र या वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं इसे, वुड डिस्पैच। और ये वुड डिस्पैच 1854 में घोषित किया गया था। इसे वुड डिस्पैच यानी चार्ल्स वुड के नाम से ही जाना जाता है। तो इनकी और भी विशेषता है कुछ। चार्ल्स वुड ने भारत में सबसे पहले अनुदान सहायता अनुदान प्रणाली का भी विकास किया था। ये ध्यान रखना कि अगर प्रांतीय सहायता अनुदान प्रणाली, इन्होंने भारतीय सहायता अनुदान यानी शिक्षा में एक सहायता के रूप में इन्होंने एक प्रणाली विकसित की थी। और भी एक इनसे जुड़ी हुई चीज है जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछी जाती है, एग्लो वर्नाकुलर स्कूल यानी एग्लो वर्नाकुलर स्कूल, एग्लो वर्नाकुलर स्कूलों की भी स्थापना की थी। ये 2-3 बातें हैं चार्ल्स वुड से जुड़ी हुई। 1854 में ये घोषित हुए, और ये जिस समय घोषित हुए उस समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे, और इनके इस शिक्षा प्रतिवेदन को शिक्षा का मैग्ना कार्टा या वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने प्रांतीय सहायता अनुदान प्रणाली का भी विकास किया था। तो साथियों, मैं समझता हूं इसमें और भी कुछ नाम हैं जो हमारे लिए परीक्षा के लिए हो सकते हैं। एक नाम है हंटर आयोग। हंटर आयोग जो कि भारत में 1882 में घोषित किया गया था। 1882 में हंटर आयोग की घोषणा की गई थी। और ध्यान रखना कि ये भारत का यानी स्वतंत्र भारत का यानी स्वतंत्रता से पूर्व भारत का सबसे पहला शिक्षा आयोग कहा जाता है। इसे प्रथम शिक्षा आयोग यानी स्वतंत्रता से पूर्व। और इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने शिक्षा पर अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी थी, पूरे देश की शिक्षा का एक सर्वेक्षण किया था, समितियों के माध्यम से शिक्षा की स्थितियों को जाना, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान इसका रहा था प्राथमिक शिक्षा पर। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र में रहा, तो ये प्राथमिक शिक्षा पर इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा हंटर आयोग का। और एक बात और ध्यान रखना साथियों, इन्होंने जो स्कूल खोले थे उन्हें नॉर्मन स्कूल के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, जो आज के इनके जो स्कूल थे नॉर्मल स्कूल के नाम से जाना जाता है। स्कूल जो इन्हें आगे चल करके एक शिक्षा के प्रशिक्षण केंद्रों में भी बदल दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के जो प्रोग्रामों की आधारशिला किस आयोग से निर्धारित होती है, तो हंटर आयोग से होती है। और उन स्कूलों को नॉर्मल स्कूल के नाम से जाना जाता था। तथ्य की बात है, हम यहाँ क्वेश्चनों को केवल विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे कि हमें कहीं ना कहीं उन सिद्धांतों को जो पेडागोजी में बनते हैं उनमें हमें सहायता मिलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये आपने निश्चित रूप से नोट कर ली होगी, नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की। एक बार सवाल भी इसका देखा गया है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये जिस सवाल जो आपका केंद्रीय विद्यालय का जो पेपर होने वाला है, इसमें सभी क्षेत्रों से सवाल आएंगे। पेडागोजी में एक
विषय नहीं होता है, बहुत से विषय होते हैं। इसमें तुम्हारे एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय शिक्षा की जो व्यवस्था है उनसे जुड़ा, उन्हीं से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो एक बार सवाल आया था कि बूस्टर स्कूल, बूस्टर स्कूल किसके सुझाव से खोले गए? तो ये ध्यान रखना, बूस्टर स्कूल भी हंटर आयोग के सुझाव से खोले गए थे। और कहाँ खोले गए थे? सबसे पहले तमिलनाडु में खोले गए थे। सबसे पहले कहाँ खोले गए थे? तमिलनाडु में खोले गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं इस चीज को विश्लेषण हम कर रहे हैं। और भी है साथ ही कुछ, इसमें जो है एक सार्जेंट आयोग है, सार्जेंट आयोग। क्वेश्चनों का विश्लेषण करने के लिए हमें इनके लिए बहुत कहीं ना कहीं चीजों को जोड़ना होगा इनसे। तो एक है सार्जेंट आयोग, सार्जेंट जो आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में। और सही बताएं मैं आपको कि ये यानी कि ब्रिटिश भारत का सबसे अंतिम आयोग कहा जाता है। ये भी एक प्रश्न है कि स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश सरकार का यानी ब्रिटिश भारत का अंतिम आयोग कौन सा है? तो सार्जेंट आयोग है। और सार्जेंट आयोग की ही सिफारिश पर हमारे देश में एक कैब, CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो हमारा एक शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, उसकी भी ये इसकी सलाह पर भी खोला गया था ये इसको। और इसके सिफारिश पर आने वाले समय में, यानी कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद जो UGC की जो स्थापना हुई है वो कहीं ना कहीं सार्जेंट आयोग के सुझावों के आधार पर हुई है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी हम सार्जेंट में और एक दूसरे जो आयोग हैं वो डिस्पैच है, एक है इसमें आपका जो मैकाले को तो पता है कि आप 1835 का जो इसने जो अंग्रेजी को महत्व देते हुए भारत में जो मैकाले की जो रिपोर्ट है, जो मैकाले पद्धति है वो जो लागू की थी, छनाई का जो सिद्धांत दिया था वो भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं जो हम यहाँ क्वेश्चनों के माध्यम से सभी चीजों को समझ रहे हैं। कभी कभी विरोधाभास होता है हंटर आयोग में और वो हरटांग समिति में। एक हरटांग समिति थी, हरटांग समिति, और एक सार्जेंट आयोग। इन दोनों में ये अंतर है कि ये 1929 में स्थापित हुआ था, ये 1944 में। अब हरटांग समिति ने, आपने नाम सुना होगा कि अवरोध एवं अपव्यय को रोकने का सुझाव दिया था। कभी कभी क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम हर क्वेश्चन के ऑप्शनों के विश्लेषण के माध्यम से हम पेपरों की आने वाली तैयारी पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, किस विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो का नाम जुड़ा हुआ है? तो साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। पहली विचारधारा है मानवतावाद, दूसरी आदर्शवाद, तीसरी मनोविश्लेषणवाद, चौथा प्रयोजनवाद। तो साथियों, आपको पता है कि मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका सही उत्तर का चयन करें। तो एक है इसमें कार्ल रोजर और दूसरा है इसमें आपका अब्राहम मैस्लो। तो साथियों, इसके दोनों जो महत्वपूर्ण जो शिक्षा शास्त्री मनोविज्ञान कहे जाते हैं ये है मानवतावादी। तो यहां पर सही आंसर है आपका मानवतावाद। लेकिन जहां 4 ऑप्शन और है, 3 ऑप्शन और है, एक है इसमें आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में जाने, वेस्टर्न फिलॉसफी है, सबसे पहली
पाश्चात्य दर्शन के नाम से जाना जाता है? ये भी एक प्रश्न है कि सबसे प्राचीन प्रारंभिक पाश्चात्य दर्शन, इसे प्रथम पाश्चात्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये चीजें, हालांकि शिक्षा दर्शन का योगदान है उसमें, और आदर्शवादी जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो शिक्षक केंद्रित होती है, ध्यान रखना। कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शिक्षक केंद्रित कौन सा शिक्षा दर्शन है, तो आदर्शवादी है। और महत्वपूर्ण बात इसकी एक और है, क्योंकि ये शिक्षा में उद्देश्यों पर बल देते हैं। आदर्शवादी जो विचारधारा, आदर्शवादी जो शिक्षा दार्शनिक दृष्टिकोण है, वो शिक्षा में केवल और केवल उद्देश्यों को प्राप्ति पर बल देते हैं, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित कही जाती है और इनका जो एक अनुशासन होता है वो एक नियंत्रित होता है। तो इसलिए शिक्षक के द्वारा जो संचालित की गई शिक्षा प्रक्रिया, उसका जो दृष्टिकोण है, उसकी जो सोच है, वो आदर्शवादी उस पर है। और भी है, क्योंकि ये आत्मा के उस अमूर्त और विचार पर आधारित है, उस मन के विचार पर आधारित है। ये प्रकृति को, भौतिकवाद को वो नहीं मानता है, आदर्शवादी शिक्षा की विचारधारा। इसमें बाकी जो और भी हैं, जैसे एक प्रकृतिवाद है, एक प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, इसकी जो विचारधारा है वो भौतिकवाद और विज्ञान की प्रकृति पर, विज्ञान की क्रियाओं पर बल देती है और बालक की स्वतंत्रता पर बल देती है। और ध्यान रखें कि प्रकृतिवाद का ही एक जो विचार है, जो हमारी भारतीय शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा, जो प्रकृतिवाद से ही लिया गया है। प्रकृतिवाद में जो आपने पढ़े होंगे, एक व्यक्ति है रूसो ने जो एमिल लिखी थी, बालक की स्वतंत्रता पर जो बल दिया था। तो जैसे जैसे ये सारी चीजें आएंगी कि भारतीय शिक्षा में या पाश्चात्य दर्शनों का शिक्षा में क्या योगदान है। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, एक प्रयोजनवाद है, प्रयोजन। और प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म, जो भारतीय शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा जिसमें करके सीखने पर जो बल देती है। और इस विचारधारा से जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो खासकर जैसे जॉन डीवी, और जॉन डीवी के एक शिष्य थे जिनका नाम था, जॉन डीवी के एक शिष्य थे जिनका नाम था किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने जो प्रयोजना विधि का जो विकास किया था करके सीखने के सिद्धांत पर, तो ये प्रयोजनवादी, प्रयोजनवादी प्रयोग पर बल देते हैं। बालक की जो कर्म इंद्रियों द्वारा जो अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उन पर ये बल देते हैं, प्रयोग पर, वो जो प्रयोगों द्वारा जो सत्य होता है उसी पर बल देते हैं। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शनों के माध्यम से आप अपना समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में शिक्षक विद्यार्थियों को परिभाषा एवं रचनात्मकता का विकास कराता है, किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? तो साथियों, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ज्ञान एवं विश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान एवं ज्ञान का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है बोध एवं संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है बोध एवं ज्ञान का प्रयोग। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप जो है ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ते रहते हैं, उनमें जो उद्देश्यों के प्रकार दिए हुए हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी में जो वर्गीकरण किया गया है उद्देश्यों का, वो 3 है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। तो इनसे ये पूछा गया कि किस उस उद्देश्य संबंधित है परिभाषा एवं रचनात्मक का विकास करना। तो साथियों, मैं आपको एक बार बता दूं, जैसे आपने सही उत्तर का चयन कर लिया होगा, अनुमान लगाएं कि ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया था, वर्गीकरण उद्देश्यों का, वर्गीकरण में उसके उद्देश्य थे, तो ये 3 उद्देश्य थे। एक था ज्ञानात्मक, दूसरा था आपका भावात्मक, और तीसरा था मनोगत्यात्मक। और यदि अगर इसमें जो क्वेश्चन जिस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, तो ज्ञानात्मक के 6 पद हैं। पहला है उसका ज्ञान,
जो बालक के सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पर बल देता है जो उसकी स्मृति पर आधारित होते हैं, जो स्मरण पर आधारित होते हैं, स्मरण पर आधारित होते हैं, पहचान पर आधारित होते हैं, जो परिभाषाओं के रूप में व्यक्त कर लेता है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो परिभाषा वाला, जो परिभाषा संकेतों को याद करना, पहचानना, स्मरण करना, ये सारी बातें आपके ज्ञानात्मक में। तो परिभाषा इसके विषय में जुड़ा हुआ। दूसरा है आपका बोध। किसी भी चीज का अनुवाद करने में, यानी कि उस तत्व को हम आत्मसात करने के साथ साथ उससे संबंध जोड़ना। तो ये चीज नहीं पूछी गई है, उसमें रचनात्मकता और परिभाषा के बारे में पूछा गया। तीसरा है आपका प्रयोग। प्रयोग वास्तविक रचनात्मकता या निर्माण या किसी चीज को करना। जब हम ज्ञान और बोध के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ रचना या निर्माण की प्रक्रिया करते हैं। तो यहाँ निर्माण या रचना से जुड़ते हैं, क्रिया से जुड़ रहे हैं। और जो चौथा है आपका विश्लेषण। और विश्लेषण ये बताता है उद्देश्य में, ज्ञानात्मक में, कि चीजों को, अंशों को विभाजित करना, यानी कि अंशों को, यानी कि चीजों को अलग अलग करना। यानी कि अगर हम किसी संगठन को, यानी किसी भी संगठित इकाई को अलग अलग अंशों में कर देते हैं तो वह विश्लेषण की बात होती है। पांचवा है आपका संश्लेषण। और संश्लेषण ये कहता है कि अंशों को जोड़ना, यानी कि जहाँ जोड़ने की बात होती है। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं, छठवां है हमारा मूल्यांकन। और मूल्यांकन में हम समस्त उन व्यवहार परिवर्तनों को, उन उद्देश्यों को प्राप्ति करने वाले कार्यों का जांच करते हैं, अनुभवों की, व्यवहार परिवर्तन की, उद्देश्यों की जांच करते हैं। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक परिभाषा और एक निर्माण, तो ये ज्ञान एवं प्रयोग के विषय से संबंधित है आपका। इसमें सही आंसर होगा आपका दूसरा, ज्ञान एवं ज्ञान का प्रयोग। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। विद्यार्थी अन्योन्याश्रित सामंजस्यपूर्ण एक दूसरे के मध्य अवधारणा को सीखते हैं। यह किस उपकरण की व्याख्या है? पहला ऑप्शन है निर्धारण मापनी, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है समाजमिति और चौथा ऑप्शन है साक्षात्कार। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ क्वेश्चन के समझने के साथ आप सही उत्तर का चयन करेंगे। तो यहाँ पर चार बातें दी हुई हैं। एक दी हुई है नंबर 1 निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। दूसरी है आपकी प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है आपका समाजमिति और चौथा ऑप्शन है आपका साक्षात्कार। साथियों मैं समझता हूं कि यहाँ पर जब अन्योन्याश्रित यानी परस्पर, अन्योन्याश्रित शब्द है, अन्योन्याश्रित, इसका मतलब है कि परस्पर निर्भरता, यानी एक दूसरे पर निर्भर होते हुए। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर इसका सही आंसर है साक्षात्कार। साक्षात्कार ही इसका सही आंसर है, क्योंकि सामंजस्यपूर्ण जब हम परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, अपने तथ्यों को एक दूसरे से जानते हैं, तो वहां पर हमारा साक्षात्कार होगा। निर्धारण मापनी में हम ये जान सकते हैं क्योंकि हम मूल्यों का मापन करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं समाज एवं संस्कृति में मूल्यों का जो मापन है, जैसे हमारे अंदर जो आत्मनिष्ठ मूल्य होते हैं, जो गुणात्मक मूल्य होते हैं, उन गुणात्मक मूल्यों को मापन करने के लिए निर्धारण मापनी है। और ये अपने कई स्केलों में कार्य करती है निर्धारण मापनी। जहाँ सूची भी है, आंकिक सूची भी है, ग्राफिक है, तमाम सूचियों से ये मूल्यों का मापन करती है। प्रश्नावली ये एक बहुमुखी प्रश्नों की सूची है जो हम स्वतः ही आत्मसंवाद के साथ एक वस्तुनिष्ठ तरीके से उसमें हम अपने विचारों को, अभिवृत्तियों को इसमें व्यक्त करते हैं। समाजमिति में किसी के संबंधों में जो
किस तरीके की एक प्रक्रिया है, किस तरीके की एक सामंजस्य यानी सहसंबंध है, उनका अध्ययन किया जाता है। साथियों मैं समझता हूं कि यहाँ पर आप चारों ऑप्शनों के माध्यम से सबको समझते हुए विश्लेषण करते हुए आप सही उत्तर का चयन करते हो। आगे का क्वेश्चन, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को वैधानिक अवसर एवं चुनौतियों का सामना करने की परस्पर अंतःक्रिया कराता है। यह कौन सी शैली में शिक्षण करा रहा है? चार ऑप्शन है, प्राधिकृत शैली, दूसरा सत्तावादी शैली, तीसरा अनुज्ञात्मक शैली, चौथा अहस्तक्षेपी शैली। तो मैं समझता हूं साथियों क्वेश्चन आपके सामने, विचार करें। यहाँ पर एक शिक्षक छात्रों को अवसर और चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्हें उनकी कुशलताओं का बढ़ा रहा है, यानी कि उन्हें सिखा रहा है कि कैसे अवसर और चुनौतियों का सामना किया जाता है। तो मैं यहाँ आपको एक याद दिला दूं कि देखिए हमारी जो शैली होती हैं, जो महत्वपूर्ण शैली है, एक तो शैली है हमारी प्राधिकृत, दूसरी जो शैली है सत्तावादी। प्राधिकृत शैली जो होती है वो होती है हमारी ऑथोराइटेटिव, और एक होती है हमारी सत्तावादी शैली। ये शैली है ऑथोराइटेरियन। तीसरी जो शैली है हमारी वो है हमारी लोकतांत्रिक शैली। जो हमारी डेमोक्रेटिक शैली होती है। और ये लोकतांत्रिक शैली का याम है, जो जिसका नाम है वह है हमारी अनुज्ञात्मक शैली। बात है कि ये दोनों या तो लोकतांत्रिक है या अनुज्ञात्मक है। इसे कहते हैं परमिसिव। तो यहां अब इनको समझ लें, ये वास्तविक जो शैलियों का जो विकास हुआ है वो हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया से हुआ है। इन शैलियों का जो विकास हुआ है वो समाजीकरण की प्रक्रिया से हुआ है। जहां प्राधिकृत शैली जो होती है वो एक बच्चे के व्यवहारों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें कि जब बच्चे के व्यवहारों को पुरस्कृत किया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, घर में या विद्यालय में उसके जैसे भी व्यवहार है, जैसे उसे प्रोत्साहन दिया जाए, जैसे उसे टॉफी दे दी, चॉकलेट दे दिया, यहाँ पर इसके बच्चे के व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसे कहते हैं प्राधिकृत शैली, ऑथोराइटेटिव। दूसरी जो शैली होती है वो होती है सत्तावादी। यहाँ बच्चे के जो व्यवहार है उनको नियंत्रित किया जाता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के व्यवहारों को हतोत्साहित किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि बच्चे के कक्षा कक्ष में या घर परिवार में या समाज में अगर बच्चे को उसे उसके आने वाले भविष्य के लिए तैयार किया जाता है, उसे अवसरों एवं चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है कि वो अपने जीवन में किस तरीके के अवसरों को प्राप्त करने के लिए उसके सामने कैसी चुनौतियां हो सकती हैं और उन्हें सीख है वो, तो उसे या तो हम डेमोक्रेटिव कह सकते हैं, लोकतांत्रिक शैली कह सकते हैं, या हम अनुज्ञात्मक शैली कह सकते हैं, परमिसिव। तो यहाँ पर मैं समझता हूं कि जब बच्चे के व्यवहारों को ये पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक अवसर और चुनौती के लिए उसे सिखा रहा है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक ऑप्शन में नहीं है, आपकी अनुज्ञात्मक है। एक जो चौथी जो शैली उसमें आप ऑप्शन दिया हुआ है वो कोई शैली नहीं बल्कि वो अहस्तक्षेपी के नाम से। हस्तक्षेपी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो भी हम बच्चे के व्यवहारों को
कहीं जो कर रहा है तो उस पर हम कोई भी रोक टोक न करें, यानी कि कोई हस्तक्षेप नहीं है, न तो हमारा सत्तावादी हस्तक्षेप, न हमारा उसके साथ प्राधिकृत हस्तक्षेप, न हमारा लोकतांत्रिक हस्तक्षेप। बच्चा अपनी स्वतंत्रता से जो कर रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आप इन शैलियों को भी समझे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन के विश्लेषण से हम टॉपिकों को समझ सकते हैं। केवल आंसर टिक करने से हमारी चीजें नहीं हो जाती है। हमारा यही लक्ष्य है कि किसी भी पेपर को अगर लिया जाए, अगर हम उसमें से 10 सवाल करें तो 10 सवाल में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शनों का भी संबंध हो सकता है। ये कहीं ना कहीं मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। इसी चीज को आप अपने अभ्यास में भी डालें कि जो ऑप्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं आने वाली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो उन्हें समझने का यही प्रयास होना चाहिए। तो साथियों, अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी संकेतों को पुनर्गठित कर संकलित करने की क्षमता विकसित कर लेता है, वह ज्ञानात्मक उद्देश्य के किस संगठन की प्राप्ति करता है? तो ऑप्शन, पहला संश्लेषण, दूसरा समस्याबोध, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा विश्लेषण। तो यही ब्लूम के ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 पदों में से ही पूछा जा रहा है। तो मैं अब यहाँ पर एक चीज आपके लिए सामने आ रही है कि परीक्षाओं में जो टीचिंग क्राइटेरिया वाला जो विषय पेडागोजिकल शिक्षण अधिगम, शिक्षण की समस्त व्यूरचना, समस्त नीतियां, युक्तियां और उसकी अनुदेशात्मक सामग्रियों पर हम जरूर ध्यान दें। तो यहाँ देखिए, ब्लूम के टैक्सोनॉमी से दूसरा सवाल और है जो 2016 के पेपर से लिया गया है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक विद्यार्थी संकेतों को पुनर्गठित कर संकलित करने की क्षमता विकसित कर लेता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो संकेतों को एकत्रित कर लेता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, बाकी पहले ऑप्शन में मैंने समझा दिया था। जो संश्लेषण है ना, ये हमारे कहीं ना कहीं संकेतों को यानी अंशों को जोड़ता है, अंशों को जोड़ता है। अंशों को जो जोड़ना या पुनर्गठित करना, ये हमारे संश्लेषण का विषय। ज्ञानात्मक का जो आपका 5वां जो पद है वो हमारे उसका पुनर्गठित करने का विषय है। तो यहाँ साथियों मैं समझता हूं आप समझे होंगे। एक बात और, आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुभवों से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है, अवप्रेरणा, दूसरा मॉडलिंग, तीसरा अधिगम, चौथा प्रत्यक्षीकरण। तो आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान दें। पहला तो ऑप्शन है आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, जानते हैं आप मोटिवेशन क्या है। दूसरा ऑप्शन है आपका मॉडलिंग, तीसरा ऑप्शन है आपका सामाजिक अधिगम, चौथा अधिगम है, तीसरा आपका अधिगम, चौथा है आपका प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि अनुभवों से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यह सही आंसर होगा आपका अधिगम, क्योंकि किसी भी प्राणी के जब कोई कार्य करता है तो उसके अनुभवों या अभ्यास के द्वारा उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। समझने के लिए ना हम समझ लें, क्योंकि देखो अवप्रेरणा की जो प्रक्रिया है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अवप्रेरणा, इसमें बहुत सी चीजें सब टॉपिक के रूप में जुड़ी हुई हैं। अवप्रेरणा है, अवप्रेरणा के साथ संवेग है, अवप्रेरणा के साथ कुंठा है, अवप्रेरणा के साथ धुंध है। इन सारी चीजों को अवप्रेरणा के उस टॉपिक में पढ़ते हैं कि अवप्रेरणा होती क्या है, अवप्रेरणा के अर्थ क्या है, अवप्रेरणा के चक्र क्या है, अवप्रेरणा के प्रकार क्या है, अवप्रेरणा के सिद्धांत किस किसने दिए। तो ये सारी बातें अवप्रेरणा की जो ऐसी जैसी क्रिया होंगी बताएंगे। मॉडलिंग वाली जो बात की थी वो आपकी की थी बंडूरा ने। बंडूरा ने जो अपने सामाजिक या प्रेक्षणात्मक अधिगम में जो बातें दी थी प्रेक्षणात्मक अधिगम में, तो वो आपकी जो है बंडूरा ने की थी। इसमें ये स्पेशल बात होती है कि बच्चा इसमें कोई न कोई आक्रामक व्यवहारों को सीखता है।
इसमें ऐसे प्रतिकृत मॉडलिंग जो आईसीटी के साधनों से जो बच्चे जिस तरीके से अनुकरण करते हैं और उस अनुकरण में वो कहीं ना कहीं आक्रामक व्यवहारों को सीखते हैं, उन्हें हम मॉडलिंग कहते हैं। ये बंडूरा ने कही थी। अधिगम है ही है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। तो परसेप्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मानसिक क्रिया है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, लेकिन जो होती कैसे है इस चीज के बारे में जरूर जाने। तो देखो, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि देखिए जो हमारी संवेदी है और संवेदी के द्वारा जो हमारे अनुभव प्राप्त होते हैं, अनुभव और अनुभवों से अनुभवों की जो अर्थ स्पष्ट होता है उसे हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अथवा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास संवेदी है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इनसे जो हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उनसे हमारी संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट, अर्थ क्लियर होते हैं, उसी का हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो यहाँ बात है, हम चारों ऑप्शनों को कहीं ना कहीं सरसरी तौर पर आप नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के मतानुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या है? तो मैं समझता हूं कि थॉर्नडाइक तो आप जानते हैं, पहला ऑप्शन है स्थापन अधिगम, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है प्रयत्नोभूल अधिगम और चौथा ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक अधिगम। तो आपको पता है कि यहाँ प्रयत्नोभूल थॉर्नडाइक का अधिगम वो सही आंसर है। लेकिन स्थापन अधिगम कहते हैं हम ट्रांसफर लर्निंग, यानी कि ट्रांसफर लर्निंग जब आप अधिगम पढ़ते हैं तो अधिगम में कई बातें होती हैं कि एक तो अधिगम समझ लें, आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, बस यही चीज तो समझनी है कि अधिगम पढ़ते हैं तो इसका सबसे पहले तो हम अर्थ जानें। अर्थ पर सारी क्रियाएं डिपेंड होती हैं, चाहे आप आगे सिद्धांतों तक जाएं। अर्थ समझें और कुछ परिभाषाओं को भी समझें। परिभाषाएं भी हमारे कहीं ना कहीं हिस्सा है परीक्षा का। एक जो अध्येता है, अध्ययन करने वाला है, परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो टॉपिक की परिभाषा जरूर पढ़नी चाहिए उसे। जी मैं आपको सुझाव और मार्गदर्शन दे रहा हूँ। तीसरा, हम उसकी विधि भी पढ़ें कि अधिगम की विधि कैसी होती है, किस किस विधि से कैसे सीखते हैं। और अधिगम में और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वक्र भी होते हैं, वक्रों को सीखें जो गति कही जाती है। अधिगम की सीखने की जो गति है कम या ज्यादा, इनके प्रकार हैं, किस किस तरीके से इनमें बनती हैं। और अधिगम के साथ एक पठार भी पढ़ते हैं। और पठार, वक्र और पठार पढ़ने के बाद हम स्थानांतरण अथवा हम अंतरण कह सकते हैं, ट्रांसफर लर्निंग। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें कौन कौन से सिद्धांत दिए हुए, प्रकार कितने, किस किस सिद्धांत की क्या क्या व्याख्या है। तब हम आगे बढ़ते हैं, तब आते हैं हमारे अधिगम सिद्धांत। और अधिगम सिद्धांतों को हम जब पढ़ते हैं तो दो भागों में पढ़ते हैं, एक या तो व्यवहारवादी होंगे या हमारे संज्ञानात्मकवादी होंगे। तो इसलिए साथियों, आप इन चीजों को जरूर ध्यान दें कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें और हमारा क्वेश्चनों को विश्लेषण करने का माध्यम ही यही है कि आपको केवल इस कम समय में आप ये जानकारी हो जाए कि हमारी चीजों का है, और जब हमें ये मालूम हो जाएगी तो कम समय में हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। तो ये साथियों, ये मैं समझता हूँ कि आप समझे होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के निर्माण में केंद्रीय एजेंसी कौन सी है? तो यहाँ मैं समझता हूँ कि आप एनसीएफ को जरूर पढ़ते हैं, एनसीएफ 2005। और इसके निर्माण में कौन सी केंद्रीय एजेंसी, यानी कि कौन सी ऐसी एजेंसी है जो इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है साथियों। एक तो एनसीटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और एक एनसीईआरटी है, और एक आपकी यूजीसी है, और एक आपकी सीबीएसई बोर्ड है। तो अब एनसीएफ के निर्माण में कौन सी ऐसी संस्था है जो महत्वपूर्ण योगदान देती है? तो साथियों, सही आंसर है एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी की एक क्रियान्वयन समिति है। एनसीएफ पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा का जो कार्य है वो एनसीईआरटी की एक समिति के रूप में एनसीएफ कार्य करता है। तो ये जरूर ध्यान रखें। रही बात एनसीटी की, जो शिक्षक शिक्षा परिषद है, तो शिक्षक शिक्षा परिषद है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। जितने भी भारत में जो शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहे हैं वो एनसीटी के दिशा निर्देश पर चल रहे हैं।
तो अब यहाँ इतना जरूर है कि एनसीटी की स्थापना कब हुई, 1993 में हुई। लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला, एनसीटी को संवैधानिक दर्जा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि संवैधानिक दर्जा इसे 1995 में मिला। जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसकी सूक्ष्म बातों को पर जरूर ध्यान दें। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यही अध्ययन, एक पेपर का अध्ययन हमें एक आध सवाल पर जरूर ले जाएगा, 100% है, ये हमारा विश्वास है। तो 1995 में इस एनसीटी को संवैधानिक दर्जा मिला। और भारत में पहले जो बीएड के और जितने भी कोर्स चले जो मानक राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर, वो सबसे पहले 1997 और 98 का बैच मान्य है। और इससे पहले की जो बीएड है वो मान्य नहीं, क्योंकि वो एनसीटी के नॉर्म्स अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये भी बात समझनी होगी। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई, जो भारत में एक राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम निर्माण एवं प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कराने का कार्य करती है। इसके दिशा निर्देशन में हमारे भारत की शिक्षा प्रक्रिया चल रही है। यूजीसी की, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, यूजीसी की स्थापना 1953 में हुई, परंतु इसे जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ वो 1956 में हुआ। तो दो बातें ऑप्शन में हो जाती हैं कि यूजीसी की स्थापना कब हुई, या तो ये होगा या ये होगा, एक होगा कोई ऑप्शन, तो आप उस पर आप यूजीसी की स्थापना पर। लेकिन बिल्कुल विशिष्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ यूजीसी को। तो यूजीसी ये हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो समस्त विश्वविद्यालय स्तर पर जो शिक्षा प्रक्रिया चल रही है उसके मान और मानकों को तय करने का कार्य और उन्हें अनुदान देने का कार्य। सीबीएसई की जो स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई। भारत का महत्वपूर्ण और सबसे केंद्रीय बोर्ड है, और इसी के अंडर में बहुत सारी हमारे भारत की शिक्षा प्रक्रियाएं की जो मूल्यांकन पद्धतियां चल रही हैं, जैसे कि ये बहुत सी परीक्षाएं भी कराती हैं। आपकी जो है सीटेट जैसे परीक्षा भी कराई है उन्होंने, और यूजीसी नेट की परीक्षा कराई थी। सीबीएसई एक महत्वपूर्ण बोर्ड है जिसकी स्थापना 1952 में हुई। तो यहाँ मैं समझता हूँ कि इससे क्वेश्चन से आप हर ऑप्शन के विश्लेषण, एक एक ऑप्शन के विश्लेषण से आपको परीक्षा में कहीं ना कहीं सहायता जरूर मिलेगी। तो साथियों अगला क्वेश्चन, किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेतों को क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है, उद्दीपक पहला, दूसरा संकेत, तीसरा प्रोत्साहन, चौथा पुनर्बलन। पर मैं आपको समझा दूं, वैसे आप इस पर गैस करें, अनुमान लगाएं कि देखिए आपको बताएं कि स्किनर ने, व्यवहारवादी स्किनर ने अब उसमें जो सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया, और क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्रिया आधारित है, व्यवहार आधारित है, या अथवा हम ये कह सकते हैं कि कोई भी उद्दीपक या पुनर्बलन किसके नियंत्रण में, अनुक्रिया या व्यवहार के नियंत्रण में। और इस क्रिया प्रसूत सिद्धांत को नैमित्तिक भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर भी है। क्रिया प्रसूत उसे कहा जाता है कि कोई भी प्राणी, यानी कि जैसे चूहा है, और जब लीवर दबाने के लिए लीवर दबाता है और उसका परिणाम भोजन होता है, तो वो क्रिया प्रसूत है। लेकिन एक बात और कही जाती है इसे, या नैमित्तिक भी कहते हैं। नैमित्तिक का मतलब होता है कि भोजन प्राप्ति का जो माध्यम है वो लीवर है, बस इतना अंतर है। तो यहाँ पर अब इसमें इसी नैमित्तिक यानी साधनात्मक, इसका दूसरा नाम साधनात्मक भी है, साधनात्मक, इंस्ट्रूमेंटल। अब इस साधनात्मक में उसने ये बात कही थी कि पर्याय और पलायन, पर्याय और पलायन का मतलब होता है कि ये कहां से विकसित हुई, कि पर्याय और पलायन जो है स्किनर ने पुनर्बलन की व्याख्या करी, पुनर्बलन समझ लें। और पुनर्बलन उन्होंने दो प्रकार का बताया, एक तो बताया था धनात्मक और दूसरा बताया था ऋणात्मक।
पुनर्बलन। धनात्मक पुनर्बलन तो पॉजिटिव है, जो हमें हमारे व्यवहार के लिए पुरस्कार मिलता है सुखद, और उससे हम अच्छे व्यवहार की ओर प्रेरित होते हैं। लेकिन ऋणात्मक पुनर्बलन हमें अनुचित व्यवहार से पलायन और परिहार करना सिखाता है। इसलिए शाब्दिक और गैर शाब्दिक जब पलायन या परिहार कराने की प्रक्रिया करा रहे हों तो ये केवल और केवल आपके स्किनर के नैमित्तिक सिद्धांत पर ही आधारित है। और इसमें जो पुनर्बलन की व्याख्या, दूसरी जो पुनर्बलन है ऋणात्मक, वो हमें ये बताता है कि अनुचित व्यवहार से हटा करके उचित व्यवहार करना नेगेटिव दंड नहीं है, बल्कि दंड से बचने का एक उपाय है। तो इसलिए अनुचित से यानी किसी से परिहार और पलायन करने की जब हमें अनुक्रिया सिखाए तो वो हमारा पुनर्बलन होगा। तो यहाँ आपका सही आंसर है पुनर्बलन। मैं समझता हूं समझ गए होंगे। थ्योरी यही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनिमय तथा मॉनिटरिंग करती है? 4 ऑप्शन है। पहला है बाल विकास राष्ट्रीय संस्था, दूसरा सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय संस्था, तीसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद, चौथा है मूक बधिर अलियावर राष्ट्रीय संस्था। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो हमारे अक्षम बालकों या अपंग बालकों, दिव्यांग बालकों के कल्याण के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है वो आपकी RCI, भारतीय पुनर्वास परिषद। और भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना हुई थी 1992 में हुई थी। इसका कार्य देश में जो दिव्यांग बच्चे हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनको कल्याण हेतु उनकी पुनर्वास व्यवस्थाएं करना, और इसके अंतर्गत इसके दिशा निर्देशन में भारत में बहुत से दिव्यांग बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सी संस्थाएं चल रही हैं, NGO चल रहे हैं, और बहुत सी भारतीय मानक या मान्यता प्राप्त कार्यों पर चल रही हैं। तो ये, और इसका जो संशोधन हुआ था, ध्यान रखना 2000 में हुआ था। ये भी प्रश्न हो सकता है कि RCI का संशोधन 2000 में हुआ था। तो मैं समझता हूं। और एक और इसमें मूक बधिर अलियावर राष्ट्रीय संस्था, ये हमारे हियरिंग इम्प्रूवमेंट जो बच्चे मूक बधिर होते हैं तो उनकी जो संस्था है उसे वो अलियावर राष्ट्रीय संस्था के नाम से जानी जाती है, मुंबई में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ समझे होंगे। आपका अगला क्वेश्चन, खेल ही बच्चों का कार्य है, किसने सर्वप्रथम कहा था? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा ऑप्शन है रूसो, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉबेल, और चौथा है मॉन्टेसरी। तो मैं समझाऊं आपको, आप अनुमान लगाएं। पहला डीवी, जॉन डीवी के बारे में आप जानते होंगे। दूसरा ऑप्शन है आपका रूसो, तीसरा ऑप्शन है आपका फ्रॉबेल, और चौथा ऑप्शन है आपका मॉन्टेसरी। तो यहाँ पर खेल ही बच्चों का कार्य है, यहाँ महत्वपूर्ण आंसर है फ्रॉबेल। समझने के लिए मैं आपको समझा दूं, रूसो भी इस विषय से जुड़ा हुआ है, लेकिन रूसो तो एक समग्र पद्धतियों का एक प्रकृतवादी में उल्लेख करता है। और खेल पर आधारित अगर खेल को अपनी किसी विधि में सर्व प्रमुख रूप से जोड़ा है तो उसने जोड़ा है फ्रॉबेल ने, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने। तो एक बार हम फ्रॉबेल के बारे में भी जाने, और मॉन्टेसरी के बारे में भी जाने, और रूसो के बारे में भी जाने, और डीवी के बारे में भी जाने। तो डीवी तो आपको पता है अमेरिका का प्रयोजनवादी सामाजिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा शास्त्री। जितने नाम इसके साथ जोड़ दिए जाएं बाल विकास की उस उत्थान में वो कम है। तो इसने सीखने की शिक्षा के क्षेत्र में त्रिमुखी प्रक्रिया दी, पाठ्यक्रम के बारे में बताया। पिछले वीडियो में मैंने डीवी के बारे में भी उल्लेख किया था। रूसो एक प्रकृतवादी है जो बाल केंद्र शिक्षा के विषय में महत्वपूर्ण अपने उल्लेख देता है और समर्थन करता है, और ये बताता है कि बालक की स्वतंत्रता बालक के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। और ये भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको बता दूं रूसो के बारे में, बालक की ओर सबसे पहले ध्यान देने वाला रूसो ही था, स्वीडन का रहने वाला रूसो ही था। रूसो ने यही बताया था कि सबसे पहले हम बालक की क्षमताओं को, बालक की वास्तविक नेचुरल जो क्षमताएं, उनको हम स्वतंत्रता के साथ क्रियाशील बनाएं। भौतिकवादी या विज्ञान के विज्ञान को महत्व देने वाला
रूसो। इसने एक पुस्तक भी लिखी, उस पुस्तक का नाम था एमील। तो अब ये ध्यान रखें, कभी कभी प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जैसे बाल विकास का अध्ययन किसने किया, तो बाल विकास का अध्ययन पेस्टोलॉजी ने किया, लेकिन बालक पर सबसे पहले अगर किसी ने ध्यान दिया, बालक के अंदर विचार किसने दिया है, तो वो रूसो ने दिया है। और इसी ने जो नकारात्मक शिक्षा, जो शिक्षा शास्त्री है, पेडागोजी पढ़ते रहते हैं, जिन्होंने बीएड की है, इन्हें रूसो के बारे में पढ़ा भी होगा कि रूसो ने नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय भी दिया था। रही बात फ्रोबेल की, फ्रोबेल मूल रूप से आदर्शवादी है, ये ध्यान रखना। आदर्शवादी दार्शनिक विचारधारा पर समर्थन करता है, परंतु बालक की जो स्वतंत्रता है और उसकी जो क्रियाएं, उनको वो महत्व देता है। तो फ्रोबेल ने जो किंडरगार्टन जो विधि दी थी, वो इसी बात पर दी थी कि बालक अपने जो बाह्य वातावरण के जो क्रियाएं, जो भौतिक वातावरण है, उनसे अपने एक आत्मानुभूति का विकास करें, अथवा जो बाह्य पदार्थ हैं बच्चे की आंतरिक अनुभूतियों या आंतरिक चेतना को विकसित करती हैं, और सामाजिक गुणों पर या एकतत्व के गुणों पर ये बल देता है। इस तरीके से यहाँ पर जो है फ्रोबेल आदर्शवादी है। आगे की जैसी जैसी विधियां आएंगी हम बताएंगे। फ्रोबेल यहाँ खेल पर बल देता है, खेल क्रिया पर। ठीक है। मॉन्टेसरी आप जानते हैं, उसने एक मॉन्टेसरी अपनी विधि दी जो कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रीय बालक के सीखने के लिए महत्वपूर्ण बताई थी। और एक चीज और है मॉन्टेसरी की, जो बालक के सीखने में एक लिखने कौशल पर बल देती है, लिखने कौशल पर सबसे पहले। तो यहाँ मैं समझता हूं कि 4 ऑप्शनों के विश्लेषण से आप कुछ न कुछ जरूर आपने समझा होगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित की गई थी। वह अध्यापक किसका परीक्षण करता है? तो साथियों 4 ऑप्शन है। पहला है परीक्षण की विश्वसनीयता, दूसरा है परीक्षण की वैधता, और तीसरा है परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, चौथा है विषय वस्तु का विस्तार। तो मैं जानता हूं कि देखिए उत्तम परीक्षण की कुछ विशेषताएं होती हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता, तो इनमें सबसे पहली जो विशेषता है वो विश्वसनीयता है। और विश्वसनीयता केवल ये बताती है कि कोई टेस्ट रीटेस्ट बच्चे के साथ अगर किया जा रहा है, बच्चे के उस परिणाम को दोबारा अगर हम माप रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट रीटेस्ट की जो परिणामों की समरूपता है वो विश्वसनीयता है। तो यहाँ नहीं होगा क्योंकि उद्देश्य की बात कर रहा है। दूसरी है परीक्षण की वैधता। वैधता का ये वास्तविक ये सही आंसर है, क्योंकि हम कोई परीक्षण निर्मित करते हैं तो हम ये तय करते हैं कि हमारा परीक्षण अपने उद्देश्य की अगर प्राप्ति करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई परीक्षण अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है तो उसे वैध परीक्षण कहेंगे। ये भी एक उत्तम परीक्षण की विशेषता, यहाँ आपका सही आंसर यही है। अगला है वस्तुनिष्ठता। उत्तम परीक्षण की विशेषता वस्तुनिष्ठता भी है, और वस्तुनिष्ठता हमें ये बताती है कि समूह के जो परिणामों की समरूपता, यानी कि संगत परिणाम, समूह के अगर संगत परिणाम है वो हमारी वस्तुनिष्ठता होती है। तो साथियों मैं समझता हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपकी परीक्षण की वैधता। तो साथियों यहाँ पर जो भी क्वेश्चनों के माध्यम से जितना हमने आपको विश्लेषण कर हर पेडागोजिकल तथ्यों को समझने का जो प्रयास किया, और यही हमारा आपसे एक सुझाव है कि आप कोई भी पुराना पेपर लें तो आप एक मानक स्रोत के साथ उस पेपर का विश्लेषण जरूर करें। केवल टिक लगाने से, बार बार टिक करने से के और उसके अभ्यास पूरे नहीं हो जाते। तब तक हम उस क्वेश्चन को, उसमें 4 ऑप्शन है और उसके लिए हम मानक स्रोतों से उस पर एक बार अध्ययन कर लें तो एक पेपर, मैं आपको ये दावा के साथ कहता हूं कि एक पेपर अगर 4 ऑप्शनों के साथ चाहे 2 दिन लग जाए, अगर तुमने वो
पूर्ण रूप से उसको विश्लेषण कर लिया, ये कम समय आपके साथ, और आप किसी एक पेपर को, किसी भी एक पेपर को, चाहे आप पीआरटी के पेपर को, चाहे आप टीजीटी के पेपर को, चाहे आप पीजीटी के पेपर, एक पेपर को 2 दिन सभी ऑप्शनों सहित उसका एक बार विश्लेषण कर लें, तो मैं समझता हूं कि आपको सही स्थिति का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि आप डायरेक्ट अभ्यास टेक्स्ट बुक और इन सारी चीजों के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि कहीं अगर किसी ने सही आंसर लगा दिया तो आप कैसे तय करेंगे कि ये सही है गलत है। तो इस तरीके के अभ्यास हमें परीक्षा के लिए, हमारे लिए कहीं ना कहीं वजन भार तनाव में भी रखते हैं, और हमारे अंतःकरण में जो कंफ्यूज बने रहते हैं उनका और भी हमारे साथ एक वो बोझ बढ़ जाता है। तो एक पेपर उठाएं, कोई भी पेपर उठाएं, और उसमें से आप, और ये आप निश्चित मान लें कि अगर एक पेपर होता है तो उस पेपर की जो पूरी जो पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु की संरचना एक पेपर में मिल जाती है, और एक पेपर के 4 ऑप्शनों को अच्छे स्रोतों से अगर उसे कर लिया तो आपने ये मान के चलिए कि आपने आने वाली परीक्षा, आगामी परीक्षा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। अन्यथा आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनों को ही अभ्यास के आधार पर टिक करते जा रहे हैं, तो ये एक रटने वाली चीज है, और रटने वाली चीजें केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा हो, या रीट मेंस हो, या सुपर टेट हो, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, या और भी कोई परीक्षा हो, उनके लिए ये सही सटीक आधार नहीं हो सकती। तो आने वाली हम वीडियो में भी, हर वीडियो में इस तरीके के आपको क्वेश्चनों के माध्यम से विश्लेषण करके उन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।